हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित पवार है और आप देख रहे हैं पावर विद इन साइकोलॉजी। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो हम लोग बैचलर्स में भी पढ़ते हैं, मास्टर्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमेशा कम ही लगती है। तो आइए आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में। तो जब भी हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा जब भी एग्जाम्पल्स में देखते हैं कहीं पे एक ऐसे बेल शेप्ड कर्व बना होता है जैसे कि ये है, और काफी सारे यहाँ पे डैश लग के सिग्मा लिखे होते हैं, और फिर यहाँ से एरो लगा के वैल्यूज लिखी होती है, कुछ 68%, 95%, 99.7%, इस तरीके से वैल्यूज लिखी होती है। और हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की अंडरस्टैंडिंग थोड़ा धीरे धीरे आती है। थोड़ा बैचलर्स में समझते हैं, थोड़ा मास्टर्स में समझते हैं, जब कभी उसको यूज करना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है, तब पूरी तरह से क्लैरिटी बन पाती है कि आखिर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से ऑफ व्हाट इज अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, दैट इज एनपीसी। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि आउटलाइन करता है, बताता है हाउ द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है वो बेसिकली एक ग्राफ है। जैसे आप लोग स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आपको कुछ वैल्यूज दी जाती थी और आपको उन वैल्यूज को ऐसे यहां पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे प्लॉट करना होता था। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे 10, 15, 18, 20, और आप ऐसे करके वैल्यूज को यहाँ पे ग्राफ में डाला करते थे, और आप या तो उनके अराउंड इस तरीके का ग्राफ डिजाइन करते थे, या फिर वैल्यूज को कनेक्ट करके इस तरीके का ग्राफ बनाया करते थे। तो ये जो है ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो बता रहा है कि आपकी वैल्यूज इस ग्राफ के अंदर कहां पर हैं। तो ऐसे में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि वो बताता है कि कितना चांस है कि जो आपकी, मान लीजिए वैल्यू नंबर 10 है या 15 है या 20 है, वो एक्चुअली आपके ग्राफ के अंदर कहां पे होगी। तो जो भी आपका वेरिएबल है, और इसकी सबसे खास बात क्या है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की, कि ये साइकोलॉजी में बहुत यूजफुल होता है, इनफैक्ट फिजिकल साइंसेस में भी बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि जब हम बिहेवियरल साइंसेस में, सोशल साइंसेस में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यूज करते हैं, या ये ग्राफ यूज करते हैं जिसमें हम प्लॉट करते हैं एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, तो हम उसको कहते हैं बेल कर्व या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। जब यही कर्व जो है मान लीजिए आपके फिजिक्स में यूज होता है, तो इसी को हम लोग कह देते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली आपको बताएगा कि किस तरीके से जो आपका डेटा है वो डेटा इस कर्व के अंदर कहां मिलेगा। तो जो भी आपने डेटा प्लॉट करा है वो इस कर्व में यहां मिलेगा, हायर चांस है वैल्यू इस एरिया में मिलेगी। तो प्रोबेबिलिटी बताता है कि लगभग लगभग इतना परसेंट चांस है कि ये वैल्यू यहां पर मिलेगी। तो यही चीज है हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। और तरीके से आइए इस चीज को समझते हैं। तो जब भी हमारे पास में काफी बार एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैल्यूज होती है, तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज डल जाती हैं। इसमें कैसी वैल्यूज आ सकती है, मान लीजिए कभी आपने सोचा है जब हम लोग बातचीत करते हैं, मान लीजिए हम लोग क्लास में बातचीत कर रहे हो अपनी मार्क्स के बारे में, क्लास में बातचीत कर रहे हो हमारी परफॉर्मेंस के बारे में, हमारे इंटेलेक्ट के बारे में, तो हम लोग काफी बार कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे क्या वर्ड यूज करते हैं, देखते हैं वो वर्ड्स क्या है। मान लीजिए एक वर्ड हो गया एवरेज, एक हो गया अबव एवरेज, एक हो गया बिलो एवरेज। तो ये कुछ वर्ड्स है जो हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि कोई आपसे पूछने लगे कि भाई आपके मार्क्स कैसे आए, मान लीजिए मैथ्स में, तो आप कहेंगे बहुत ही एवरेज मार्क्स थे। तो जब आप एवरेज कह रहे हो तो उस व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि एवरेज मार्क्स कितने होते हैं। तो उस व्यक्ति के दिमाग में एक आइडिया आएगा कि अच्छा एवरेज का मतलब है कि इसके इतने से इतने के बीच में कुछ मार्क्स रहे होंगे। वहीं पे अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है दूसरा व्यक्ति की कितने मार्क्स, और आप उनसे कहते हैं कि मेरे तो टॉप
रैंक में मार्क्स हैं, मतलब क्लास में टॉपर्स जो है उनके मार्क्स जितने मार्क्स हैं। तो यहाँ पे फिर एक टर्म आ जाती है कि जो बिल्कुल लास्ट में जो बहुत ही कम लोगों के होते हैं जो कि कितने कितने मार्क्स टॉप करें, और कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके बहुत ही कम स्कोर आते हैं। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा अपनी क्लास के अंदर, आप नोटिस करेंगे कि अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर था तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स 100 में से 100 में से 99, 98, 97, 96। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन बच्चों के बिल्कुल ही मान लीजिए 10 मार्क्स आए, 15 मार्क्स आए, इस तरीके से। और ज्यादातर बच्चे आप देखेंगे ऐसे होंगे जिनके 50, 60, 70 इस तरीके की डेटा रेंज में वैल्यूज आती है। तो ये सब कैसे पता चलता है, हमें कैसे पता चलता है कि ज्यादातर लोगों के मार्क्स एवरेज आते हैं और कुछ के जो हैं वो इतने हाई हैं, इतने हाई होते हैं? तो ये सारी की सारी चीजें हमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से पता चलता है। आज तक जो भी कॉन्सेप्ट आप एवरेज का यूज कर रहे थे, जहां पे आप कह रहे थे कि मेरे एवरेज मार्क्स आए हैं, मेरे अबव एवरेज मार्क्स आए हैं, मेरे तो बिलो एवरेज रह गया, तो ये मतलब है कि आप बेसिकली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात कर रहे हैं। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि आपकी वैल्यू जो है वो ज्यादातर इस एरिया में या इस एरिया में या इस एरिया में फॉल कर रही है। तो ये ही चीज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। इसके अंदर आपके पर्सनालिटी के स्कोर्स हो सकते हैं, आपके इंटेलेक्ट के स्कोर हो सकते हैं, आपके क्लास के मार्क्स हो सकते हैं, बच्चों की हाइट हो सकती है, बच्चों का वेट हो सकता है, आपका इकोनॉमिक्स का जीडीपी का डेटा हो सकता है। तो ज्यादातर हमें इसके बारे में क्या पता चलता है कि जो ज्यादातर वैल्यूज हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ वैल्यूज है, वो लगभग लगभग यहां फॉल करती है। यानी कि सबसे ज्यादा वैल्यूज एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में यहां होती है। ये लगभग लगभग कितनी वैल्यूज होती हैं? ये अराउंड होती है आपकी 68%। इसी को हम लोग कहते हैं एक तरीके से ज्यादातर एवरेज। तो यानी कि जब आप नेक्स्ट टाइम एवरेज की बात करेंगे तो हो सकता है कि लगभग लगभग 68% स्कोर्स जो हैं वो एवरेज स्कोर्स होंगे, कि भाई इतने में आपका एवरेज में यहां फॉल कर रहा है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसी रेंज के अंदर फॉल कर रहा है। तो अगर आपके मार्क्स एवरेज हैं तो आपका 68% इस एरिया में फॉल करेगा एवरेज स्कोर। और मान लीजिए इसी चीज को थोड़ा सा और देखते हैं। अब आइए कुछ बेसिक सा चीज देखते हैं, फिर इस पे वापस आएंगे जब हम परसेंटेजेस और इन चीजों की बात करेंगे। तो अब कुछ, जब भी हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात कर रहे हैं, यानी कि हम जानना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी की जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो हमारी वैल्यूज है, रैंडम वैल्यूज है हमारी, वो वैल्यूज एग्जैक्टली कहां लाई कर रही होंगी, इस पूरे के पूरे ग्राफ में कहां होंगी। तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अंदर होती है। एक तो होती है म्यू, इसको म्यू कहते हैं। म्यू मतलब MU प्रोनाउंस करते हैं इसको, म्यू। इसका मतलब हो गया मीन। और ये सिग्मा कहलाता है, सिग्मा, ये कहलाता है आपका सिग्मा। और इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि कोई एक स्टैंडर्ड होता है हमारे पास में जिससे हम लोग बता रहे होते हैं, कुछ एक वैल्यू होती है जिससे हम अंदाजा लगा रहे होते हैं कि इस वैल्यू से कितना दूर है, कितना पास है। तो मान लीजिए जैसे आपसे कोई रास्ता पूछ रहा है घर का, और आप उसे बताने लगे कि मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ 5 किलोमीटर आगे पड़ेगा, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर पीछे पड़ेगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपने एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लिया कि भाई ये तो हमें पता ही है, या ये तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी यहां पे है, तो उससे 5 किलोमीटर आगे चलिए या 3 किलोमीटर पीछे चलिए या दाएं बाएं मुड़ जाइए। तो एक रेफरेंस ले लिया। उसी तरीके से जब हम मीन को रेफरेंस ले लेते हैं, जब हम मीन को मान लेते हैं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है और किसी को रास्ता बता रहे हो, तो हम बताएंगे कि ये रास्ता एक सिग्मा आगे है या एक सिग्मा पीछे है, जिसको हम काफी बार +1 सिग्मा या -1 सिग्मा कह देते हैं। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मीन से कितना वैल्यूज दूर है उसके मेजर को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन।
यानी कि स्टैंडर्ड से कितना डिविएटेड है, कितना दूर तक वैल्यूज फैली हुई है। अगर आप देखेंगे ये अगर मीन है तो ये वैल्यू जो है ए, ये वैल्यू जो है बी, ये वैल्यू जो है सी, ये वैल्यू जो है डी। अब देखिए ए वैल्यू जो है वो हमारा मीन से सबसे पास है, तो बी वैल्यू जो है वो हमारा मीन से ज्यादा दूर है, सी वैल्यू जो है वो हमारा मीन से काफी दूर है, और डी वैल्यू जो है वो हमारा मीन से काफी काफी ज्यादा दूर है। तो इस तरीके से जब इन सब दूरियों का मेजर लिया जाता है कि फाइनली ओवरऑल कितना सारे के सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी दूरी पे है मीन से, उस चीज को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है सामने जब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात कर रहे हैं। एक तो हो गया हमारा मीन, एक हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मान लीजिए हमने एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बना दिया यहां पे। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में दो पैरामीटर्स या दो नंबर्स, दो क्वांटिटी बहुत वैल्यूएबल होती है, जिसमें से एक वैल्यू को हम कहते हैं म्यू यानी कि मीन, और एक को हम कहते हैं सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन का मतलब हो गया कि जितनी भी वैल्यूज हैं उनका एवरेज कितना होगा, तो मीन से आप लोग सभी अवेयर हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया कि मीन से कितनी दूरी पे स्कोर्स है। तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। तो आइए एक बार इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या फर्क पड़ता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से। अगर हम मान लीजिए मीन को घटा बढ़ा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है स्टैंडर्ड आपके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर। तो हमने एक बेसिक सी चीज देख ली, ये एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है जिसका ये म्यू है मान लो 100 और ये सिग्मा है मान लो 10, ठीक है। ऐसे में मान लीजिए हम लोग यहां पे कुछ ग्राफ ले लेते हैं जिसके अंदर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को सेम रखेंगे लेकिन मीन को चेंज करेंगे। तो मान लीजिए ये एक ग्राफ हो गया हमारा, ये है 100, तो अभी मीन वैल्यू जो है वो है 100। अब मान लीजिए ये है 110, ये है 90। अब मान लीजिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन बढ़ता है तो हमारा जो ग्राफ होगा वो यहां से नहीं शुरू होगा, अब जो ग्राफ है वो हमारा यहां से शुरू होगा, इस लाइन से। अब अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन पहले की तरह सेम है, ये 100 हो गया, ये 110 हो गया, ये 90 हो गया। ये हम लोग यहाँ पे एक ऐसे ग्राफ की बात कर रहे हैं जिसपे यहाँ पे मीन 100 है। मान लीजिए मीन कम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो अब जो ग्राफ है वो यहां से बनेगा, यानी कि जो मीन है उसकी वैल्यू चेंज होने से जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेफ्ट या राइट में खिसक रहा है। तो 100 था, अगर मीन कम होता है तो देखिए लाइन से लेफ्ट की तरफ पूरा ग्राफ शिफ्ट हो गया है आपका, और जब वैल्यू बढ़ी मीन से ज्यादा हुई तो पूरा का पूरा ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मीन घटाने बढ़ाने से आपके ग्राफ का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाता है। ऐसे में मान लीजिए अब हम एक ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें ये हम सेम रख रहे हैं और हम स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज करते हैं। तो मान लीजिए ये एक ग्राफ है जिसमें मीन सेम है, ये भी एक ग्राफ है जिसमें मीन सेम है, और यहाँ पे मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 15 और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है 5। यानी कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 15 का मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बात करी थी हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि मीन से वैल्यूज कितनी दूर तक बिखरी है।
तो ये बेसिकली आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन या स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, यानी कि जो आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है वो कितना फैला हुआ होगा, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बताती है। तो अगर मान लीजिए मीन सेम है और स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो ग्राफ ज्यादा फैला होगा, यानी कि मीन से वैल्यूज दूर होंगी। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मान लो ऐसा हमारा एक कर्व है ऐसे, और अगर ये 10 का एक कर्व है तो 15 का कर्व कुछ ऐसा बनेगा। जो ग्राफ है देखिए कैसे पिचक गया और साइड से मोटा हो गया। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कि यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू बढ़ा है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू बढ़ने से ग्राफ का स्प्रेड जो है वो बढ़ रहा है, फैल रहा है। यहीं पे मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 5, यानी कि मीन से बहुत ज्यादा वैल्यूज दूर नहीं है। तो अगर वैल्यूज दूर नहीं है मीन से बहुत ज्यादा, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा एक पतला ग्राफ, काफी पतला ग्राफ। तो ये पतला ग्राफ बनने का कारण क्या है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, देखो मीन से ज्यादातर वैल्यूज बहुत कम दूरी पे हैं, यहां पे मीन से देखिए वैल्यू ज्यादा दूरी पे है। तो देखिए, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि कम है, यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। तो क्या पता चला हमें, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रखते हैं, मान लो देखने के लिए कि खाली मीन के बदलने से क्या फर्क पड़ता है, तो हमें क्या पता चला कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में अगर मीन कम होता है, यानी कि अगर मीन की वैल्यू कम हो रही है, 100 थी, 100 से अगर 90 होती है तो आपका ग्राफ जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। वहीं पे अगर मीन का वैल्यू जो है वो आपका बढ़ जाता है, 100 से 110 मान लो मीन की वैल्यू हो गई, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। वहीं पे जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मीन से जो आपकी वैल्यूज है सारी की सारी वो कितना दूर है, एवरेज करके देखते हैं हम लोग कितना दूरी पे है सारी वैल्यूज, तो उसका एवरेज देख के जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि स्टैंडर्ड मीन से कितना डेविएटेड वैल्यूज है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो हम यहां पे मीन कॉमन रख के स्टैंडर्ड डेविएशन बदल के देखते हैं, अगर मीन 100 पे स्टैंडर्ड डेविएशन 10 पे, एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इस तरीके का बेल शेप प्रॉपर बन रहा है, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ा दी जाए, यानी कि मीन उतना ही है लेकिन वैल्यूज अब ज्यादा दूर हो गई है मीन से, तो जो आपका ग्राफ है वो पिचक जाता है। तो पिचक जाएगा तो वैल्यूज जो है मीन से देखिए ज्यादा दूर हो जाती हैं। वहीं पे अगर आपका जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम कर दिया जाए, मीन उतना ही रखा जाए, तो आपका देखिए कैसे पतला आपका ग्राफ पूरा का पूरा हो जाता है। तो यानी कि जो वैल्यूज है मीन से वो थोड़ा पास पास में है। इसी चीजों से हमें क्या समझ में आया कि मीन बदलने से ग्राफ जो है लेफ्ट राइट शिफ्ट करता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन बदलने से ग्राफ का स्प्रेड चेंज होता है, यानी कि ग्राफ कितना पिचकू है या कितना लंबा पतला है। तो ये कुछ चीजें हैं इससे संबंधित।